This video का जो टॉपिक है दैट इज प्रोसीजर्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ एयरवेज। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग को मेनली ट्रेकियोस्टोमी को डिस्कस करना है एंड देन उसके अलावा जो माइनर प्रोसीजर्स हैं उनको शुरुआत में डिस्कस करके वी विल जस्ट बी स्लाइटली डिस्कस करके वी विल डन विद देम। ठीक है, जो माइनर प्रोसीजर्स हैं वो हम तब करते हैं जब ट्रेकियोस्टोमी करने का बेसिकली वक्त ही ना हो बंदे के पास, फिर आपके पास सडन सिचुएशन में या मे बी ट्रेकियोस्टोमी इंडिकेटेड ही ना हो किसी सिचुएशन में, तो फिर आप क्या कर सकते हो एयरवे मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो उसमें हमारे पास कौन कौन से मेथड आ जाते हैं। उसमें हमारे पास हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं नॉन इन्वेजिव, दूसरे होते हैं इन्वेजिव मेथड्स। नॉन इन्वेजिव में सबसे पहला मेथड है जॉ थ्रस्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि लिफ्ट करते हैं जॉ को फॉरवर्ड, ठीक है, एंड नेक को करते हैं एक्सटेंड। इससे क्या होगा कि जो सॉफ्ट टिश्यूज होंगे वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे या डिस्प्लेस हो जाएंगे अपनी नॉर्मल पोजीशन से, तो फिर एक क्लियर पैसेज वे या फिर क्लियर एयर वे जो होगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, नॉन इन्वेजिव में दूसरा मेथड जो है दैट इज ओरोफेरेंजियल एयरवे। ये बेसिकली मास्क स्टाइल होता है, फेस मास्क होता है। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टंग को एंटीरियरली डिस्प्लेस कर देते हैं, आगे की तरफ कर देते हैं टंग को ताकि वो फॉल बैक ना हो और फिर ब्लॉक ना कर दे, एंड उसके अलावा मास्क रख देते हैं मुंह पे। ठीक है, तो फिर ओरोफेरेंजियल एयरवे ये कहलाता है। फिर हमारे पास आता है नेजोफेरेंजियल एयरवे। ठीक है, अब नेजोफेरेंजियल एयरवे जो होता है उसमें हमारे पास जो सॉर्ट ऑफ द सोर्स ऑफ एयर जो होता है वो कहलाता है ट्रम्पेट। ठीक है, ये ट्रम्पेट जो होता है ये ट्रांसनेजली ऐड होता है एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोस्टीरियर हाइपोफेरेंक्स, एंड देन फिर वो बेसिकली प्रोवाइड करता है एयरवे का पाथ। देन वी हैव लेरेंजियल मास्क एयरवे। इसमें हमारे पास लेरेंजियल मास्क होता है, वो डिवाइस होता है विद अ ट्यूब, तो फिर वो ट्यूब जो होता है वो लेरेंजियल इनलेट की तरफ जाता है, एंड लेरेंजियल इनलेट की तरफ जब वो जाता है तो फिर वो ऑक्सीजन डायरेक्टली डिलीवर कर सकता है इनटू द ट्रेकिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास नॉन इन्वेजिव मेथड। फिर इन्वेजिव मेथड में हमारे पास आ जाता है सबसे पहला दैट इज सी ट्रांसट्रेकियल जेट वेंटिलेशन। इसमें हम ये करते हैं कि आईवी कैनुला होता है ना, या फिर आईवी कैथेटर, आईवी लाइन जो होती है जो वो 12 to 14 गेज वाली लेते हैं। ठीक है, और सिरिंज के साथ होती है वो, तो फिर उसको हम लोग बेसिकली क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन में इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड देन फिर हम क्या करते हैं, सिरिंज को रिमूव करके सिर्फ ट्यूब डाल देते हैं उसमें, एंड देन फिर वो कैथेटर बेसिकली एज अ सोर्स ऑफ एयरवे हमारे लिए हो जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। ये उस इन्वेजिव प्रोसीजर आई डोंट थिंक ये कहलाएगा अगर देखा जाए तो, बिकॉज यू आर नॉट कटिंग एनीथिंग, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तो मोस्ट लाइकली दिस इज ए नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। डबल चेक कर लेना, राइट। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन को इन्वेजिव है नॉन इन्वेजिव है, आई बिलीव इट्स अ नॉन इन्वेजिव वन। बाकी एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के बारे में बताने की नीड नहीं है, वैसे ही पता है कि वो लेरेंजियोस्कोप से ओपन करके रखते हैं, देन फिर एंडोट्रेकियल ट्यूब होता है वो इंसर्ट करते हैं which serves as a pathway for breathing. And then finally we have cricothyroidotomy. इसमें हम लोग क्या करते हैं कि क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन के थ्रू हम लोग एयरवे ओपन करते हैं, हेड एंड नेक एक्सटेंडेड होता है पेशेंट का, क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन को कट करते हैं वैसे इंसिजन, और फिर वो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब वहाँ पे लगा देते हैं ताकि वो ओपन रहे। कभी कभी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब नहीं होता, फिर जुगाड़ करना पड़ता है, वो अलग कहानी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ एयरवेज के माइनर मेथड्स। ETT इज़ अ मेजर मेथड, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे क्रिकोथायरॉइडोटोमी भी मेजर है।
लेकिन बाकी जो सारे हैं वो माइनर मेथड्स हैं। फिर अब हम आते हैं द मेन मेथड जो है, दैट इज़ दी ट्रेकियोस्टोमी। ट्रेकियोस्टोमी क्या है? बेसिकली इट्स मेकिंग एन ओपनिंग इन द वॉल ऑफ ट्रेकिया, एंटीरियर वॉल ऑफ ट्रेकिया में ओपनिंग करना। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेकियोटमी, एंड देन कन्वर्टिंग इनटू अ स्टोमा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ट्रेकियोस्टोमी। अब ट्रेकियोस्टोमी की फंक्शंस क्या हैं या फिर करते क्यों है? तो ऑल्टरनेटिव पाथवे ऑफ ब्रीदिंग होता है ये हमारे लिए। तो कोई बेसिक रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई ऐसी चीज़ है तो उसमें हमारे पास ट्रेकियोस्टोमी होता है। ठीक है, एंड यही फिर आगे चल के इसकी इंडिकेशंस भी यही होंगी। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ये क्या करते हैं, सिंस ट्रेकिया जो है डेड स्पेस होती है, तो अगर भी ट्रेकिया डेड स्पेस है, लैरिंक्स डेड स्पेस है, फेरिंक्स डेड स्पेस है। व्हाट इज डेड स्पेस? जहाँ पे वेंटिलेशन ऑफ एयर नहीं होती, राइट? तो फिर जब ट्रेकिया, फेरिंक्स और लैरिंक्स डेड स्पेस है, अगर एक बंदा है जिसको रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी है ड्यू टू एनी लंग डिजीज, अब मुझे डेड स्पेस को कम करना है उसमें, तो मैं क्या करूँगा? ट्रेकियोस्टोमी करूँगा, जिससे मैंने फेरिंक्स को सरकमवेंट कर लिया, मैंने लैरिंक्स को सरकमवेंट कर लिया। ठीक है, और ट्रेकिया का भी थोड़ा सा ऐसा मैंने सरकमवेंट कर लिया। इससे क्या हुआ कि डेड स्पेस कम हो गई मेरी। कितनी कम? 30 to 50% कम हो जाती है डेड स्पेस। ठीक है, तो ये इम्प्रूव करता है एल्वियोलर वेंटिलेशन को। दिस इज़ यूजफुल इन द केसेस ऑफ रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी। क्यों ये कैसे करता है? इट डिक्रीजेस डेड स्पेस बाय 30 to 50%। उसके अलावा ये बेसिकली डिक्रीज करता है रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो। ठीक है, उसके अलावा ये एक और भी चीज़ करता है, ये प्रोटेक्ट करता है एयरवेज को फ्रॉम सिक्रीशंस। अब होता ही यूँ है कुछ कि स्पेसिफिकली हमारे पास जो कोमा में बंदे होते हैं या फिर जो कफ नहीं कर सकते फॉर वॉट एवर रीज़न, लाइक पैरालिसिस हो गई रेस्पिरेटरी मसल की, ऐसा कुछ हो गया, उनमें सिक्रीशन जमा होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, फेरिंजियल सिक्रीशन जमा होना शुरू हो गई, लैरिंजियल, वैसे ट्रेकियल की अपनी सिक्रीशन जमा होना शुरू हो गई। कभी कभी कोई इंजरी हो जाती है तो ब्लड जमा होना शुरू हो जाता है हेमरेजेस वगैरह की वजह से। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें ट्रेकियोस्टोमी हम करते हैं। फिर इसका एक ट्यूब आता है, कफ्ड ट्यूब होता है वो कफ ट्यूब बेसिकली प्रेशर उस पर दे सकते हो आप ना। उसका अपना एक नाम था, वो नाम चेक कर लेना, पी से नाम आता है इसका, पता नहीं, पॉलीऑक्स ऐसे ही पॉलीऑक्स ऐसे ही कोई नाम था इस ट्यूब का, चेक कर लेना इस नाम ट्यूब का नाम, राइट? तो वो ट्यूब बेसिकली क्या करता है कि सिक्रीशंस को बाहर निकाल सकता है वो। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास इसके फंक्शंस। इंडिकेशन क्या है ट्रेकियोस्टोमी की? यही इस फंक्शन के बेसिस पर ही है। एक मैंने क्या बताया था, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन में ये क्या कर सकता है? ऑल्टरनेटिव पाथवे ऑफ ब्रीदिंग दे सकता है। दूसरा मैंने क्या बताया था कि रिमूव कर सकता है सिक्रीशंस को। ठीक है, तीसरा मैंने क्या बताया था, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी को बेसिकली क्योर तो नहीं, लाइक उसको एलिविएट कर सकता है। अब रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन में कौन कौन से डिजीजेज आ जाते हैं? रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, जैसे हमने डिस्कस किया था एपिग्लोटाइटिस, या फिर लैरिंजियो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस में हो रही थी, राइट? उसके अलावा डिप्थीरिया में सूडो मेम्ब्रेन बन जाती है तो वो सांस लेने की जगह ही नहीं होती। क्विंजी में ऐसा हो सकता है, पेरिटोन्सिलर एब्सिस जो होती है उसमें। नेक स्पेस इन्फेक्शन में। तो ये हमारे पास क्या होगी? इन्फ्लेमेटरी कॉजेज और रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन विच आर द इंडिकेशंस फॉर ट्रेकियोस्टोमी। फिर हमारे पास और क्या हो सकता है? न्यूप्लाज्म्स हो सकते हैं। न्यूप्लाज्म्स बहुत सारे ऐसे हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रॉमा हो सकता है, किसी भी किस्म का, लेरेंजियल ट्रॉमा हो गया, ट्रेकियल ट्रॉमा हो गया, बहुत किस्म के ट्रॉमास हो सकते हैं। एक्सटर्नल इंजरी हो सकती है, ईटीटी की वजह से हो सकता है, फॉरेन बॉडी फंस गई, ये भी हो सकता है। एडीमा हो गया लैरिंग्स का, ठीक है, एंड एज वेल एज कंजेनाइटल अनोमलीज।
कंजेनाइटल अनोमलीज में लेरेंजियल वेब हो गया, लेरेंजियल स्टेनोसिस हो गई, लेरेंजियल सिस्ट हो गया, फिस्टुला हो गया, ट्रेकोएसोफेगल फिस्टुला हो गया, कोइनल एट्रीजिया हो गई। तो ये बहुत सारे इसके कॉजेज़ हैं। जो भी कॉज रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन करवा दे ना, या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करवा दे, दैट इज़ एन इंडिकेशन फॉर ट्रेकियोस्टोमी। फिर हम आ जाते हैं सिक्रीशंस के लिए। तो सिक्रीशंस में हमारे पास यूजुअली ये होता है कि इनेबल टू कफ जो पेशेंट्स होते हैं। अब इनेबल टू कफ वाले कौन से होते हैं? जो कोमा होते हैं, जिनके मसल्स पैरालाइज हो सकते हैं, ठीक है। कोमा सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के पेशेंट्स होंगे, स्ट्रोक वगैरह, दैट इज़ मसल्स पैरालाइज। यूजुअली जीबी सिंड्रोम में हो सकता है मसल पैरालाइज, या फिर कोई और मायसीनिया ग्रेविस हो गया, ऐसी कोई चीज़ हो गई। एनेस्थीसिया में हो सुलन, राइट। स्पाज्म हो सकता है मसल का, जैसे टेटनस में हो जाता है, या फिर पॉइजनिंग, स्ट्राइचाइन पॉइजनिंग में भी अक्सर सिक्रीशन जमा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये रिमूवल ऑफ सिक्रीशन इनेबिलिटी टू कफ में यूजुअली काम आता है। रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी क्रॉनिक लंग डिजीज़ है, तो उसमें फिर हमारे पास ट्रेकियोस्टोमी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरल इंडिकेशंस ऑफ ट्रेकियोस्टोमी आ गई। कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं कि ट्रेकियोस्टोमी की इंडिकेशंस इन नियोनेट्स क्या होगी, या फिर 2 साल से कम के बच्चों में क्या होगी। तो उसमें बस कुछ नहीं करना, बस कंजेनाइटल कॉजेज़ लिख लेते हैं, ठीक है। कंजेनाइटल कौन से कॉजेज़ है? लेरेंजियल वेब है, लेरेंजियल स्टेनोसिस है, लेरेंजियल सिस्ट है, ट्रेकियोसेफेगल फिस्टुला है, कोइनल एट्रीजिया है, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस है, बायलैटरल, राइट, बायलैटरल कोइनल एट्रीजिया, बायलैटरल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। यूनिलैटरल में नहीं होता है सब कुछ, ठीक है। उसके अलावा और भी सबग्लॉटिक हेमेंजियोमा है, सबग्लॉटिक स्टेनोसिस है। तो ये सारे के सारे कॉजेज़ क्या हैं? कंजेनाइटल कॉजेज़ ऑफ रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन विच इज़ इंडिकेशन फॉर ट्रेकियोस्टोमी। फिर कभी पूछते हैं कि चिल्ड्रन में कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं। चिल्ड्रन में जो कॉजेज़ होंगे वो यूजुअली इन्फ्लेमेटरी कॉजेज़ होंगे, जैसे लेरिंजियोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस 3 से आई थिंक 6 साल के बच्चे में ऐसा कुछ हो रहा होता है। डिप्थेरिया, एज चेक कर लेना तो कम आने में नहीं। लेरेंजियल एडिमा, ठीक है। लेरेंजियल जुवेनाइल लेरेंजियल पेपिलोमा, ठीक है। एपिग्लोटाइटिस। तो फिर ये क्या है? चिल्ड्रन में बेसिकली इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस वगैरह मेनली होती हैं जो करवा रही होती हैं रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, तो फिर उसके लिए हम लोग ये करते हैं। अब स्टेप्स ऑफ ट्रेकियोस्टोमी क्या है? स्टेप्स ऑफ ट्रेकियोस्टोमी में ये होता है कि बिलफर्ज अगर ये बंदा है, इसकी ट्रेकियोस्टोमी करनी है, इसकी नेक का, राइट। तो यूजुअली हम सबसे पहले स्टर्नल नॉच नहीं, सॉरी, सुपीरियर थायराइड नॉच को ढूंढते हैं। फिर हम लोग करते हैं कि क्रिकोइड कार्टिलेज को ढूंढते हैं, ठीक है। फिर हम डालते हैं इंसिजन। इंसिजन कैसे डालते हैं? 2 इंसिजन डाल सकते हैं। एक होती है वर्टिकल इंसिजन, क्रिकोइड मसल बोला, सॉरी, क्रिकोइड कार्टिलेज से लेकर स्टर्नल नॉच तक, ठीक है। वो होती है हमारी आइडियल इंसिजन, ये होती है। बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे स्कार बहुत बुरा बन सकता है, तो फिर अक्सर ऐसे नहीं कर रहे होते, काम ये करते स्टर्नल नॉच है उसके तकरीबन 2 फिंगर गैप या 2 इंचेस अबव ऐसे करके एक इंसिजन डाल देते हैं। आई थिंक वर्टिकल ही होती है वो भी, ठीक है। तो 2 इंचेस अबव स्टर्नल नॉच इंसिजन डाल सकते हैं। इसका फिर स्कार छोटा बनता है, तो एस्थेटिकली ज़्यादा वो होता है, लेकिन आइडियल जो है ना वो लंबा वाला इंसिजन है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे? टिश्यूज़ को डिस्प्लेस करेंगे। टिश्यूज़ कौन कौन से आ सकते हैं बीच में? थायराइड ग्लैंड आ सकता है, मसल्स आ सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ वगैरह आ सकते हैं, तो उनको हटाना है साइड से, और ये सारी चीज़ें करें ताकि ट्रेकिया को एक्सेस कर सके। ट्रेकिया को एक्सेस किया तो अब हमारा टाइम आ जाता है कि अब ट्रेकियोस्टोमी करने का, ठीक है। उससे पहले हमें सबसे पहले जो चीज़ करनी पड़ेगी वो होगी लिंकोकीन इंजेक्ट करना पड़ेगा इनटू ट्रेकिया। ये इसलिए करते हैं क्योंकि कफ रिफ्लेक्स ना हो। फिर हम लोग आते हैं ट्रेकियोस्टोमी पे, जिसमें हम लोग सबसे पहले करते हैं इंसिजन ऑफ ट्रेकियल रिंग।
ठीक है, कौन सी, या तो सेकंड एंड थर्ड या फिर थर्ड एंड फोर्थ, इन दोनों में से एक करते हैं। फिर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इंसर्ट होता है, एंड देन फिर ये हो गया प्रोसीजर कंप्लीट। फाइनली गॉज ड्रेसिंग वगैरह होगी। सूचर्स अक्सर इसमें नहीं यूज़ कर रहे होते क्योंकि उससे फिर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के डिस्प्लेस होने के चांसेस होते हैं या ऐसा कुछ मसला वगैरह कर सकता है वो, तो हम लोग यूजुअली सूचर्स वगैरह नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया ट्रेकियोस्टोमी का प्रोसीजर कंप्लीट। बच्चों में थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि एट ईच स्टेप आपका मसला आ सकता है। इंसिजन में ये मसला आ सकता है कि आपने पैल्पेट सही से नहीं किया हो। टिश्यू डिस्प्लेसमेंट में उसमें इतना कोई ज़्यादा मसला नहीं आता। इंसिजन और ट्रेकियल रिंग में आपको इसका ख्याल रखना होता है कि ट्रेकिया पतली होती है बच्चों की, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने ज़्यादा डीप दे दिया तो फिर पोस्टीरियर ट्रेकियल वॉल भी आपने तोड़ दी, इंसाइज कर दी, तो मसला हो सकता है। ट्रेकियल ट्यूब बच्चों को अपनी साइज़ के हिसाब से देना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके उसमें आती हैं। इन इन्फेंट्स एंड इन चिल्ड्रन में हमें ये करने पड़ते हैं, और इन्फेंट और चिल्ड्रन में हमेशा ये जीए के अंदर होगा, जनरल एनेस्थीसिया के अंदर होगा। बड़ों में नेसेसरी नहीं है लेकिन यूजुअली वो भी जीए के अंदर ही होता है। ठीक है, पोस्ट ऑप केयर पे, पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ ट्रेकियोस्टोमी। तो सबसे पहले तो होगी सुपरविजन। सुपरविजन फॉर व्हाट? कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही, ट्यूब जो है वो डिस्प्लेस तो नहीं हो गया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ होगी। सेकंड, सक्शनिंग। सक्शनिंग बेसिकली सिक्रीशंस वगैरह हैं वो जमा तो नहीं हो रही, तो उसको सक्शन करने के लिए कफ वाला ट्यूब होता है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, थर्ड इज व्हाट? क्रस्टिंग को प्रिवेंट करना। ठीक है, यूजुअली जब भी ट्रेकियोस्टोमी होती है ना तो हवा का फ्लो अच्छा होता है उसमें, तो वो मॉइस्चर को सारा ड्राई आउट कर सकती है, तो ट्रेकिया क्रस्ट हो सकता है, ट्रेकियाइटिस हो सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं। एवरी आई थिंक 3 आवर्स ऐसा कुछ होता है, ह्यूमिडिफाई होता है वो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है क्रस्ट बन गया फिर भी, तो फिर उसको इरिगेट करना पड़ता है यूजिंग रिंगर लैक्टेट या फिर म्यूकोलाइटिक एजेंट्स यूज़ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिर हमारे पास केयर ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब करनी पड़ती है। उसको आई थिंक एवरी 3 days इनर ट्यूब को वो करना होता है, इनर नहीं सॉरी आउटर ट्यूब को एवरी 3 days चेंज करना होता है, और इनर ट्यूब को जब भी नीड पर तब चेंज करना होता है फॉर फर्स्ट 3 days, एंड देन फिर हर दिन चेंज होगा वो। तो फिर ये इसका बेसिकली केयर होती है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की। फिर हमारे पास एक और चीज़ होती है, दैट इज़ दी स्पीच थेरेपी या स्पीच थेरेपी ऑफ ट्रेकियोस्टोमी। इसमें यह होता है कि सिंस ट्रेकियोस्टोमी में जो एयर पाथवे है दैट इज़ नाउ चेंज्ड, तो वो लैरिंग्स के थ्रू नहीं जा रहा, तो बोलने में मसला होगा, बोल ही नहीं पाएगा बल्कि। तो उसमें हमारे पास 2 मेन मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू स्पीच कैन बी अटेंड। एक होता है पैसी वॉल्व। ये क्या होता है कि ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है ना, उस पर ऐसे वॉल्व होगा एक, ये 1 वे वॉल्व होता है। जब भी इंस्पायरेशन होगी ना ये वॉल्व ओपन होगा, ठीक है, लेकिन जब भी एक्सपायरेशन होगी तो ये वॉल्व क्लोज हो जाएगा। तो फिर एयर कहाँ से जाएगी? एक्सपायरेशन के थ्रू लैरिंग्स से। लैरिंग्स से अगर एयर गई तो फिर वॉइस प्रोडक्शन हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पैसिव वॉल्व, जो पहली चीज़ होगी। सेकंड होती है कफ होता है इनके पास, जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के साथ होता है। कभी कभी हम लोग अगर उसको डिफ्लेट करते हैं ना तो फिर एक्सेल्ड एयर वोकल कॉर्ड्स तक पहुंच सकती है, तो फिर वो स्पीच होती है, बोल सकते हैं। लेकिन ये यूजुअली हम लोग नहीं यूज़ करते क्योंकि खर्चा होता है, इसमें बहुत मसले वगैरह होते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा हमें स्वॉलोइंग एक्सरसाइजेज वगैरह करवानी होती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करवानी होती हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन के मेथड्स को देखना होता है, जैसे साउंड बोर्ड हो गया या स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस हो गई, ये सारी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास बेसिकली केयर ऑफ पोस्ट ऑप केयर ऑफ ट्रेकियोस्टोमी। फिर आते हैं एक और चीज़ पे कि ट्रेकियोस्टोमी जब भी हम रिमूव करेंगे ना तो हमारे पास उस प्रोसीजर को कहते हैं डीकैन्युलेशन।
अब हमें ऐसा नहीं करना कभी भी कि धक से ट्रेकियोस्टोमी रिमूव कर दी, पता चले कि बंदा सही नहीं हुआ हो, वो फिर से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला जाए। तो डीकैन्युलेशन हम ऐसे करते हैं, बेसिकली स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेकियोस्टोमी को ब्लॉक कर देते हैं, रिमूव नहीं करते, ब्लॉक कर देते हैं। फिर हम करते हैं 24 आवर्स सुपरविजन में उसको रखते हैं। ठीक है, अगर उसने मेंटेन कर ली सैचुरेशन वगैरह, तो फिर ट्रेकियोस्टोमी रिमूव कर देंगे, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को रिमूव कर देंगे, सूचर्स वगैरह लगा देंगे, सेट हो जाएगा वो। अगर नहीं की तो फिर वापस ट्रेकियोस्टोमी उसकी ओपन कर सकते हैं हम लोग, उधर ही ओपन हो जाएगी वो तो। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा। फिर आती है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ट्रेकियोस्टोमी। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रेकियोस्टोमी आर डिवाइडेड इनटू इमीडिएट, इंटरमीडिएट एंड डिलेड, या फिर लेट, बल्कि डिलेड भी नहीं, लेट। इमीडिएट टाइम ऑफ ऑपरेशन पे होगी, हेमरेज हो सकती है, एपनिया हो सकती है। एपनिया इसलिए होती है क्योंकि जब भी हम लोग कभी भी रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप होता है। जैसे ही हमने ट्रेकियोस्टोमी की ना, कार्बन डाइऑक्साइड चला गया सारा, तो स्टिमुलस और रेस्पिरेशन चला जाता है अक्सर, तो उसमें फिर आपका ये मसला होता है कि एपनिया हो रही होती है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, 5% कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का मिक्सचर होता है वो डाल देते हैं, ताकि रेस्पिरेटरी स्टिमुलस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की इंजरी हो सकती है, ईसोफेगस की इंजरी हो सकती है, नीमोथोरैक्स हो सकता है। तो ये हो गए इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। इंटरमीडिएट में ब्लीडिंग हो सकती है, सेकेंडरी ब्लीडिंग हो सकती है, रिएक्शनरी ब्लीडिंग हो सकती है, ट्यूब डिस्प्लेस हो सकता है, सबकटेनियस एम्फाइसीमा हो सकती है, एटेलेक्टेसिस हो सकती है, लंग एब्सेस हो सकता है। ठीक है, लेट में तब होता है जब आपने महीनों से ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगाया हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि एरोजन ऑफ ब्लड वेसल होती है। ठीक है, स्टेनोसिस हो सकती है, लैरिंजल स्टेनोसिस, ट्रेकियल स्टेनोसिस, फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकती है, ट्रेकियोइसोफेगल फिस्टुला वगैरह, एंड जब रिमूव करते हो तो किलोइड फॉर्मेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर मैनेजमेंट ऑफ एयरवेज एंड ट्रेकियोस्टोमी।